ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको रफली रिकॉल करवा देती हूँ कि चैप्टर 1 और 2 में क्या था। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 में हम एमा वुडहाउस जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी, उससे इंट्रोड्यूस होते हैं चैप्टर 1 में। और हमें चैप्टर 1 में ये भी पता चलता है कि मिस एन टेलर जो कि एमा की गवर्नेंस थी, उनका शादी हो जाता है एंड नाउ एमा इज अलोन विदाउट अ कंपेनियन। ठीक है, चैप्टर 2 में हम क्या देखते हैं, चैप्टर 2 में जो भी हमारे नरेटर हैं वो हमें मिस्टर वेस्टर्न के बारे में बताते हैं कि मिस्टर वेस्टर्न ने 2 शादियां की थी एंड उनकी फर्स्ट शादी उतनी हैप्पी और सक्सेसफुल नहीं थी एज कम्पेयर टू सेकेंड शादी। और सेकेंड शादी उन्होंने किससे किया था, मिस एन टेलर, जो कि शादी के बाद मिसेस वेस्टर्न बन गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली यही मेन चीज़ है फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर्स का। और अब हम थर्ड चैप्टर से प्रोसीड करेंगे आज। बेसिकली मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म बता रही हूँ सारे चैप्टर्स का। अगर एक एक चैप्टर अगर हम बुक के जैसा रीड करते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी फॉर्मेट हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है या जानना है मैं वो आपको बता दे रही हूँ सारे चैप्टर्स से। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या होता है, द वुड हाउसेज गिव अ स्मॉल डिनर पार्टी। जो वुड हाउसेज हैं, ठीक है, वुड हाउसेज, वुड हाउसेज में कौन कौन है, मतलब ये एमा और उसके पापा को रेफर किया जाता है वुड हाउसेस बोल के। ठीक है, बेसिकली वुड हाउसेस में कौन कौन आ जाएगा, एमा आ जाएगी, मतलब वुड हाउसेस अगर कहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि एमा के बारे में बात हो रहा है, और मिस्टर वुड हाउस उसके पापा के बारे में बात हो रहा है। दोनों का टाइटल वुड हाउस है ना, तो इसलिए इन लोग को वुड हाउसेस बोल के रेफर किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक डिनर पार्टी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं ये लोग, एक डिनर पार्टी, मतलब सबको रात के खाने पे बुलाते हैं ये लोग। किस किस लोग को बुलाते हैं, अपने सोशल सर्कल में से किसी किसी को बुलाते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ भी कोई पार्टी होता है तो हम किसको बुलाते हैं, हमारे जो सोशल सर्कल में हमारे फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं जान पहचान के, जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है या फिर हमारा अच्छा पटता है, हम उन लोग को ही बुलाते हैं अपने घर अगर कुछ पार्टी फंक्शन देते हैं। तो वैसे ही वुड हाउसेस के घर डिनर पार्टी होता है, और उस डिनर पार्टी में वो कुछ लोगों को इन्वाइट करते हैं जो लोग उनके सोसाइटी या सोशल सर्कल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनर पार्टी होता है उसमें वुड हाउसेस किसको किसको इनवाइट करते हैं, डिनर पार्टी में वो लोग इनवाइट करते हैं मिस बेट्स, मिसेस बेट्स। मिस बेट्स मैंने आपको बताया था कि एक स्पिंस्टर है, उनकी शादी नहीं हुई है और उनके शादी का जो एज होता है, जो मैनेजेबल एज होता है, वो निकल चुका है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स से तो आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, मिस बेट्स और मिसेस बेट्स। मिस बेट्स की ही मदर है मिसेस बेट्स। मिस बेट्स का शादी नहीं हुआ है, वो एक स्पिंस्टर है और वो जेन की आंटी है, उनकी मम्मी की बहन है, जेन की मम्मी की बहन है मिस बेट्स, और मिसेस बेट्स मिस बेट्स की मम्मी है। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर जो एक इंट्रोड्यूस होने वाला है वो एक माइनर कैरेक्टर है, अभी तक मैंने आपको उनके बारे में नहीं बताया है। उनका नाम है मिस गॉडार्ड। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे स्टोरी में और अभी तक मैंने आपको इनके बारे में नहीं बताया। तो मिस गॉडार्ड कौन है, बेसिकली मिस गॉडार्ड मिस्ट्रेस है एक लोकल बोर्डिंग स्कूल की। बोर्डिंग स्कूल आप सब जानते होंगे ना, कि जहाँ पे लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो बहुत लोग हॉस्टल के बारे में जानते होंगे, बहुत लोग रह भी चुके होंगे। तो बेसिकली मिस गॉडार्ड जो है वो हेड है बोर्डिंग स्कूल की। और उस बोर्डिंग स्कूल में कौन कौन पढ़ता है, मैंने आपको जब हैरियट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वो एक बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। तो मिस गॉडार्ड उसी बोर्डिंग स्कूल की हेड है जहाँ पे हैरियट पढ़ती है। तो डिनर पार्टी में ये तीनों लोग इनवाइटेड थे, मिस बेट्स, मिसेस बेट्स एंड मिस गॉडार्ड। मिस गॉडार्ड जब आती हैं डिनर पार्टी में तो वो अपने साथ किसको लेके आती हैं, हैरियट को लेके आती हैं। ठीक है, मिसेस गॉडार्ड ब्रिंग्स वन ऑफ अ बोर्डर्स हैरियट स्मिथ, अ गर्ल हुज पेरेंटेज इज अननोन। हैरियट के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो ऑलरेडी।
हमें नहीं पता कि उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, और वो एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है। तो मिस गॉडार्ड अपने साथ साथ किसको लेकर आती है डिनर पार्टी में? मिस गॉडार्ड ब्रिंग हैरियट। और यही वो चैप्टर है, चैप्टर 3, जहाँ पे एमा एमा वुडहाउस और हैरियट एक दूसरे से मिलती हैं पहली बार, और दोनों की दोस्ती फिर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान जाती है। तो हैरियट स्मिथ हैरियट स्मिथ एक ऐसी लड़की है जिसके पेरेंट्स के बारे में हम नहीं जानते, और वो बोर्डिंग स्कूल में रहती है, मतलब मिस गॉडार्ड के पास वो रहती है हॉस्टल में। तो मिस गॉडार्ड जब पार्टी में आती हैं तो वो हैरियट को भी अपने साथ लेकर आती हैं। एमा एडमायर्स हर फॉर अ ब्यूटी एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ एमा एंड हार्टफील्ड। एमा को क्यों हैरियट इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है? क्योंकि हैरियट सुंदर तो रहती ही है, और हैरियट एमा और उसका जो एस्टेट रहता है हार्टफील्ड, उसका बहुत रिस्पेक्ट करती है। मतलब जब वो आती है तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, और बहुत ज़्यादा एमा को प्रेज़ करती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है एमा का। इस वजह से एमा को हैरियट बहुत पसंद आ जाती है कि अच्छा ये मेरा तारीफ़ कर रही है, हमको बहुत इज़्ज़त दे रही है, बहुत रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये एक अच्छी लड़की है। और फिर एमा क्या सोचती है कि वो हैरियट से दोस्ती कर लेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब मैं कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही थी कि एमा और हैरियट एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो यही वो चैप्टर है जहाँ पे एमा और हैरियट एक दूसरे से मिलती है। और आप ये भी समझ गए कि एमा और हैरियट कैसे एक दूसरे से मिलती है, एक डिनर पार्टी में मिलती है, जिस डिनर पार्टी में ये लोग तीनों आती हैं और मिस गॉडार्ड हैरियट को लेकर आती है। ठीक है, तो एमा को हैरियट इतनी पसंद आती है कि एमा डिसाइड्स टू डू फ्रेंडशिप विथ हैरियट एंड इम्प्रूव हर क्लास। ठीक है, बस एमा ये नहीं सोचती है कि वो हैरियट से दोस्ती करेगी, एमा ये भी सोचती है कि एमा उसका क्लास इम्प्रूव कर देगी, मतलब उसको अपने जैसा सोफिस्टिकेटेड और हाई क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं हाई सोसाइटी में, कैसा मैनर्स रहता है, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सब कुछ एमा हैरियट को सिखाएगी। ठीक है, तो एमा क्या प्लान करती है कि एमा प्लान्स टू इंट्रोड्यूस हैरियट टू हायर सोसाइटी, मतलब उसको ऊपर का सोसाइटी, ऊपर के क्लास से इंट्रोड्यूस करेगी और उसको सब कुछ सिखाएगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही कुछ है, एक डिनर पार्टी होता है जिसमें इतने लोग आते हैं, और एमा सोचती है कि अब वो फ्रेंडशिप करेगी हैरियट से और उसको सारे हाई क्लास के मैनर्स और तौर तरीके सिखाएगी। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर 4 के साथ, बिकॉज जितना जल्दी जल्दी हम चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेंगे तो उतना बेटर होगा, बिकॉज ये नॉवल थोड़ा लंबा है और हमारे पास और भी चीज़ें हैं ना कवर करने के लिए, बहुत सारे पोएम्स है, नॉवेल्स है, ड्रामा है। चैप्टर 4 करेंगे हम। चैप्टर 4 में क्या होता है कि एमा तो इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में आपने देखा कि मिल ली है हैरियट से, एमा और हैरियट एक दूसरे से मिल लिए हैं दोनों, और दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया एक दूसरे से। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या होता है कि एमा एंड हैरियट बिकम गुड फ्रेंड्स, वो लोग धीरे धीरे एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं? एमा और हैरियट। इस चैप्टर में क्या होता है, एमा और हैरियट बहुत अच्छे, दे बिकम गुड फ्रेंड्स। और एमा ने तो पहले ही चैप्टर में सोच लिया था, इसके पहले वाले चैप्टर में, कि वो हैरियट को हाई क्लास के सारे मैनर्स और सारा बिहेवियर सब कुछ सिखाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में वो लोग एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। एज हैरियट रिप्लेसेस मिसेस वेस्टर्न एज एमाज कंपेनियन। ठीक है, आपको पहले ही पता था, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि एमा की कौन बहुत अच्छी कंपेनियन थी, मिस एन टेलर एमा की बहुत अच्छी कंपेनियन थी। उन्होंने कंपेनियन मतलब एक बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी साथी थी, उन्होंने 16 साल तक एमा का ख्याल रखा था, उसके साथ रहती थी। एमा और मिस एन टेलर एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सीक्रेट शेयर करती थी। बट क्या होता है चैप्टर 1 में ही, मतलब जब नॉवल स्टार्ट होता है तो ही क्या होता है कि मिस एन टेलर का शादी हो जाता है, और वो एमा और हार्टफील्ड, मिस्टर वुडहाउस, मतलब वो पूरा एस्टेट को छोड़ के चली जाती है मिस्टर वेस्टर्न के साथ रहने के लिए। तो अगर इतने साल तक मिस हैन टेलर एमा के साथ थी और अचानक वो चली जाएंगी, तो ऑब्वियसली एक एमा को कंपेनियनशिप, मतलब जो भी उसकी दोस्त
दोस्ती थी या फिर दोस्त की कमी एमा को महसूस होने लगेगी और उसको एक कंपेनियन, एक दोस्त चाहिए होगा। तो एमा को एक दोस्त चाहिए था क्योंकि मिस एन टेलर तो जा चुकी थी, उनका शादी हो गया था। तो यहाँ पे हैरियट जो है वो एमा की एक अच्छी कंपेनियन बन जाती है और मिसेस वेस्टर्न का जो कमी रहता है, मिसेस वेस्टर्न या फिर मिस एन टेलर आप जो भी बोलो उनको, दोनों एक ही इंसान है, उनका जो कमी रहता है, एमा को जो उनका कमी महसूस होता है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। क्योंकि एमा की पहले वो एक अच्छी दोस्त थी लेकिन अब हैरियट बन गई है, तो अब एमा हैरियट से सारा बात कर सकती है और जो भी चीज़ वो मिस एन टेलर के साथ किया करती थी, घूमना फिरना या छोटी छोटी बातें शेयर करना, अब वो हैरियट के साथ कर सकती है। मिसेस वेस्टर्न एज एमाज कंपेनियन ऑन अ हैबिचुअल वॉक्स। ठीक है, पहले एमा रेगुलर वॉक्स पे जाया करती थी मिस एन टेलर के साथ, लेकिन अब एमा हैरियट के साथ जाएगी और वो सारी चीज़ें जो एमा मिस एन टेलर के साथ करती थी वो अब हैरियट के साथ करेगी। एमा इज नॉट सो इम्प्रेस्ड विथ हैरियट्स इंटेलिजेंस। ठीक है, एमा के अकॉर्डिंग हैरियट बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन एमा को हैरियट का क्या बात अच्छा लगता था कि हैरियट हमेशा सुनती थी एमा को। एमा जो भी उसको सजेस्ट करती थी कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो करो, तो फिर हैरियट उसका सारा बात मानती थी। और एमा तो हमेशा से थोड़ी अथॉरिटेटिव थी, उसको बहुत अच्छा लगता था कि अगर कोई उसका सारा बात माने, वो जो भी बोले उसके हाँ में हाँ मिलाए, तो वैसे लोग एमा को बहुत अच्छे लगते थे। और हैरियट वैसी ही थी, एमा के सारे बातों को मानती थी, जो भी एमा उसको इंस्ट्रक्ट करती थी वो सारा कुछ मानती थी, एमा उसको जैसे करने बोलती थी वो वैसे ही करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एमा इज नॉट सो इम्प्रेस्ड विथ हैरियट्स इंटेलिजेंस बट अप्रिशिएट्स हर विलिंगनेस टू बी गाइडेड। मतलब जो हैरियट है वो विलिंगली गाइड होती थी, मतलब वो मतलब बात सुनती थी, जो भी एमा बोलती थी वो हैरियट सुनती थी। एमा इनकरेजेस हैरियट टू टेल एवरीथिंग अबाउट हर सेल्फ। तो क्योंकि ये लोग दोनों अच्छे दोस्त बन चुके तो एमा हैरियट को इनकरेज करती कि तुम अपने बारे में सब बताओ मेरे को। कोई भी दो इंसान अगर अच्छा दोस्त बनता है ना तो जानना चाहता है एक दूसरे के बारे में, तो इसीलिए एमा ने हैरियट को बोला कि तुम अपने बारे में सब बताओ, जो भी मैं नहीं जानती हूँ तुम अपने बारे में वो सारा चीज़ मुझे बताओ। Emma encourages Harriet to tell everything about herself and their conversation soon centers on the Martin family। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हैरियट उसको सारा कुछ बताने लगी अपने बारे में, लेकिन बात कहाँ आके अटक गई, मार्टिन फैमिली। मार्टिन फैमिली का जब बात होने लगा तो बात वहीं अटक गई और फिर एमा और उससे पूछने लगी मार्टिन फैमिली के बारे में। मार्टिन फैमिली के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था जब मैं कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही थी। मार्टिन फैमिली से यहाँ क्या रेफर करते हैं, यहाँ पे मार्टिन फैमिली जो मैं बोल रही हूँ वो किसको रेफर करता है, रॉबर्ट मार्टिन, जो कि एक फार्मर था, एक फार्मर क्लास को बिलोंग करता था और उसके बहुत अच्छे मैनर्स थे, बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत अच्छा इंसान, यंग इंसान था, लेकिन एक जेंटलमैन नहीं था। मतलब बहुत हाई क्लास में नहीं जन्म लिया था, बहुत हाई क्लास को नहीं बिलोंग करता था, वो फार्मर क्लास को ही बिलोंग करता था, लेकिन इंसान बहुत अच्छा था। तो उसी मार्टिन फैमिली की यहाँ बात हो रही है, उस रॉबर्ट मार्टिन की यहाँ बात हो रही है। उस रॉबर्ट मार्टिन की बहन थी, याद करिएगा आप, एलिजाबेथ मार्टिन उसकी बहन थी, जो कि हैरियट की दोस्त भी रह चुकी है बोर्डिंग स्कूल में। तो ये दोनों का कन्वर्सेशन, मतलब ये दोनों का बात कहाँ पे फिर जाके अटक गया, जब रॉबर्ट मार्टिन के बारे में बात होने लगा। हैरियट एमा को बताती है कि हैरियट हैज़ विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली, मतलब हैरियट बहुत बार रॉबर्ट मार्टिन और उसके फैमिली, उसकी बहन लोग से मिल चुकी है ओवर द पास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने से हैरियट बहुत बार उनसे मिल चुकी है, बहुत बार वहाँ विजिट कर चुकी है उनके घर में। एमा इज सरप्राइज टू नो दैट द फैमिली इंक्लूड्स एन एलिजिबल बैचलर। ठीक है, जब हैरियट उसको बताते रहती है कि मैं तो बहुत बार रॉबर्ट मार्टिन और उनके फैमिली से मिल चुकी हूँ, तो यहाँ पे हैरियट को पता चलता है कि अच्छा उस मार्टिन फैमिली में रॉबर्ट मार्टिन नाम का भी एक इंसान है। एक मार्टिन फैमिली में कौन इंसान है, रॉबर्ट मार्टिन नाम का एक इंसान है। मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि रॉबर्ट मार्टिन वही है जो यंग इंसान, जो फार्मर क्लास को बिलोंग करता था, एक अच्छा इंसान था, भले ही जेंटलमैन नहीं था। तो ये दोनों जब बात कर रही थी तो बात कहाँ पे अटक जाती है, जब हैरियट मार्टिन फैमिली के बारे में बताते रहती है। और स्पेशली एमा कब शॉक हो जाती है, जब उसको पता चलता है कि मार्टिन फैमिली में एक एलिजिबल बैचलर, मतलब एक बहुत यंग इंसान है जो कि अपने मैरिजेबल एज में है। ठीक है, कौन है रॉबर्ट मार्टिन, एक एलिजिबल बैचलर।
एंड fears that her friend may have a feeling for him. तो जब एमा को पता चलता है कि उस फैमिली में, मार्टिन फैमिली में रॉबर्ट मार्टिन भी है और अभी तक वो बैचलर है, तो एमा को क्या डर लगता है कि हैरियट को कहीं रॉबर्ट मार्टिन के लिए फीलिंग्स ना आ जाए, मतलब दोनों को कहीं प्यार ना हो जाए, दोनों कहीं एक दूसरे से अटैच ना हो जाए. अ मैच बिटवीन हैरियट एंड मार्टिन वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू एमा. और अगर हैरियट और मार्टिन का मैच बन जाता है, अगर ये जोड़ी बन जाती है, तो एमा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. एमा को क्यों नहीं पसंद आएगा? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एमा बहुत क्लास कॉन्शियस है. मतलब अगर कोई हाई क्लास का है, एमा खुद हाई क्लास को बिलोंग करती थी, तो वो ऐसे दोस्ती तो कर लेती थी लो क्लास के लोगों से, बट वैसा मैच और जोड़ी बनाने पे वो विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि हैरियट का जोड़ी वो बहुत हाई क्लास के इंसान के साथ बनाएगी, और रॉबर्ट मार्टिन एक लो क्लास को बिलोंग करता है. किस क्लास को बिलोंग करता है? फार्मर क्लास को. तो जिस वजह से हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन का जो मैच है वो एमा को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एमा को नहीं पसंद आएगा वो मैच. बिकॉज द मार्टिन्स आर फार्मर्स. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्टिन फैमिली जो है वो फार्मर क्लास रहता है, फार्मर क्लास को बिलोंग करता है मार्टिन फैमिली, इसलिए एमा को वो मैच नहीं पसंद आएगा, क्योंकि फार्मर क्लास एक सोशली लोअर क्लास रहता है. ठीक है, एमा तो क्लास ऑफ लैंड ओनर्स, मतलब जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी, उस क्लास को बिलोंग करती थी. तो एमा के लिए जो फार्मर क्लास है वो बहुत लो क्लास को है, इस बिलोंग करता है, इसीलिए वो मैच एमा को पसंद नहीं आएगा. He discourages Harriet from thinking well of Martin by asking questions about his education. एमा हैरियट को कैसे डिस्करेज करती है? मतलब हैरियट मार्टिन के बारे में बताते रहती है, तो एमा उसको बोलती है कि वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो फार्मर क्लास को बिलोंग करता है, तुम प्लीज़ उसके बारे में ऐसा मत सोचो कि तुम उससे शादी कर सकती हो या फिर तुम लोग का एक जोड़ी या एक मैच बन सकता है, बिकॉज वो तो उतना एजुकेटेड भी नहीं है. और एमा क्या प्रेडिक्ट करती है कि वो जिससे शादी भी करेगा वो भी हम लोग के क्लास का नहीं होगा, वो कोई लो क्लास के ही इंसान से शादी करेगा. तो तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम मार्टिन के बारे में सोचना बंद करो कि तुम लोग का एक मैच बन सकता है, बिकॉज ऐसा ये सूटेबल मैच नहीं है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. जब अगर तुम लोग का मैच बनेगा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस मैच. ठीक है. Predicting that any wife Mr. Martin takes will be too inferior to merit friendship with Harriet. मतलब जो भी मिस्टर मार्टिन की वाइफ आती है वो हम लोग से दोस्ती करने लायक भी नहीं रहेगी. आफ्टर दे रन इनटू मिस्टर मार्टिन ऑन वन ऑफ द वॉक्स. ये सब जब वो लोग बात करते रहती हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वो लोग वॉक करते करते, ये लोग तो दोनों वॉक पे जाने लगी थी ना, जैसे एमा पहले मिस एन टेलर के साथ जाती थी, तो एमा अब हैरियट के साथ वॉक पे जाने लगी है. तो एक दिन वॉक पे ऐसे ही क्या होता है, वो लोग मिस्टर मार्टिन से आमना सामना हो जाता है, वो लोग का सामने से मिस्टर मार्टिन आते रहते हैं. एमा एनकरेजेस हैरियट टू कंपेयर हिज मैनर्स विद दोज ऑफ अ जेंटलमैन. तो उस वक्त एमा क्या करती है, जब ये लोग दोनों मिस्टर मार्टिन से मिलते हैं, तो एमा हैरियट को इनकरेज करती है, या फिर एमा हैरियट को भड़काती है कि तुम इनका थोड़ा मैनर्स, इनका थोड़ा चलने का बोलने का तरीका देखो, ये कैसे बात करते हैं फार्मर क्लास के जैसा, और इसको कंपेयर करो एक जेंटलमैन, मतलब कोई भी एक हाई क्लास के इंसान, हाई क्लास का अगर कोई लड़का होता है तो उससे कंपेयर करो कि ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, और एक हाई क्लास का जेंटलमैन कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है. तुम दोनों को कंपेयर करोगी तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है मिस्टर मार्टिन और एक कोई हाई क्लास का जेंटलमैन में. ठीक है. मिस्टर एल्टन्स मैनर्स एज पर्टिकुलरली जेंटिल. और यहाँ पे पर्टिकुलरली रॉबर्ट मार्टिन के मैनर्स को किससे कंपेयर करने के लिए इनकरेज कर रही है एमा हैरियट को? मिस्टर एल्टन. मिस्टर एल्टन के बारे में भी पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टर्स में कि मिस्टर एल्टन एक वाइकार हैं, एक प्रीस्ट हैं, और एमा ने चैप्टर 1 में भी ये डिसाइड किया था कि वो मिस्टर एल्टन के लिए एक वाइफ ज़रूर ढूंढेगी. और यही एक रीज़न है कि एमा बार बार हैरियट को मिस्टर एल्टन या फिर मिस्टर एल्टन से रिलेटेड कुछ भी उनके बारे में सोचो, या फिर उनके मैनर्स, उनके बिहेवियर्स के बारे में बार बार हैरियट को बोलती रहती है, ताकि हैरियट के दिमाग में कहीं ना कहीं मिस्टर एल्टन और उनसे रिलेटेड जो भी बातें एमा बोल रही है वो घुस जाए. क्योंकि एमा के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि वो हैरियट और मिस्टर एल्टन का मैच बनाएगी, जोड़ी बनाएगी उन दोनों का. एक्सक्यूज मी.
The narrator reveals that Emma was determined during the party at Hartfield to encourage a match between Harriet and Mr. Elton. यही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमा क्या चीज़ के लिए डिटरमाइंड थी, मतलब वो एकदम सोच चुकी थी अपने दिमाग में कि वो हैरियट और मिस्टर एल्टन का मैच बनाएगी, ना कि हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन का। इसलिए एमा हमेशा हैरियट को रॉबर्ट मार्टिन के अगेंस्ट भड़काते रहती थी, ताकि हैरियट जो है वो रॉबर्ट मार्टिन के बारे में सोचना बंद करके मिस्टर एल्टन के बारे में सोचने लगे। तो बेसिकली चैप्टर 4 में इतना ही है, जो भी मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, और बेसिकली मैंने आपको समझाया ही है। चार्ट बेसिकली इसका उतना क्लियर नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि किस चीज़ का क्या रिलेशन था। और अब हम चैप्टर 5